हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी के साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि शिक्षिता साइंस पॉइंट आप सभी के लिए क्लास 6, 7, 8 की साइंस सब्जेक्ट के अभी वीडियोस लेकर आ रहा है और इसके ऊपर आपको एक एक चैप्टर वाइज पार्ट वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगे। जैसा कि 6th क्लास के अंदर आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है। हमारा चैप्टर नंबर 7 अभी हम कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं हमने वो करे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन चैप्टर्स को देखिए, ठीक है। और साथ के साथ में कहना चाहूंगी कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज वो जो मैं थ्योरी लिखती हूँ बोर्ड के ऊपर वो आपको एज अ नोट्स अपने कॉपी के अंदर मेंशन करने हैं। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। अब हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि जैसे कि हमने बहुत सारे एंशियंट मेथड्स देखे थे कि हम ना क्यूबिट से मेजर कर रहे हैं, अंगुल से मेजर कर रहे हैं, हैंड स्पैन से मेजर कर रहे हैं। तो अब जैसे मेरा हैंड इतना सा है, किसी और का हैंड छोटा होगा, बड़ा होगा, तो क्या होगा वो एक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं बैठ रहा था, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड में यूनिट चाहिए कि एकदम फिक्स होने पाए, चाहे कोई भी व्यक्ति उसको। अभी जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, अब अगर इस मार्कर को कोई भी मेजरमेंट लेगी, इसकी कितनी लेंथ है ये, है ना। कोई ब्रिटेन का रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे इंडिया का रहने वाला हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे कोई भी मेजर करे, उसकी एक ही लेंथ आने पाए, ठीक है। तो उन मेथड्स को क्या बोला गया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके, तो इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। 1790 के अंदर फ्रेंच के जो लोग थे उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट को क्रिएट करा, जिसे क्या नाम बोला गया, मैट्रिक सिस्टम बोला गया। ओके, द सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये जो मैट्रिक सिस्टम बनाया गया, ये मैट्रिक सिस्टम क्या इंटरनेशनल सिस्टम कहलाया। इंटरनेशनल सिस्टम क्यों, क्योंकि आप देखते हैं हमारे देश के, हमारे पूरे अर्थ के ऊपर, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो सबका सिस्टम अलग अलग हो सकता है, सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। लेकिन जैसे मैं भी आपको बता रही थी कि मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ मान लो इंडिया के अंदर मैंने 15 सेंटीमीटर निकाली, ठीक है। ब्रिटेन में रहने वाले व्यक्ति की और कोई दूसरी लैंग्वेज होगी, है ना, तो वो अलग निकालेगा, है ना। इटली के रहने वाले व्यक्ति अलग निकालेंगे और जापान के व्यक्ति अलग निकालेंगे। तो ऐसे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा वो हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सबके मेजरमेंट अलग अलग आएंगे। इसलिए क्या बोला गया कि चाहे पूरे वर्ल्ड के अंदर वो व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला हो, कोई सा भी उसका एजुकेशन सिस्टम हो, वो जो मेजरमेंट करेगा उसके जो यूनिट्स वो काम मिलेगा वो सबको एक ही लेनी है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। किसी को भी लेंथ मेजर करनी है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो, वो हमेशा काय में मेजर करेगा, मीटर। अगर जैसे मान लो कोई, ये मान लो 1 मीटर है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या लगाएंगे, 1 तो है लेकिन उसके आगे यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर। अब यूनिट क्या होती है वो अपन ने लास्ट वीडियो में देखी थी कि कोई भी जो मेजरमेंट होता है उसका जो नंबर आएगा वो 2 भाग में होता है, एक तो नंबर और एक उसकी यूनिट। जैसे 3 मीटर है तो 3 उसका नंबर हो गया और मीटर उसकी यूनिट हो गई। आपको याद हो तो मैंने पोटैटो का एग्जांपल दिया था कि आप शॉपकीपर के पास जाना, उसको बोल रहे 1 पोटैटो दे दो, तो वो बोलेगा हाँ 1 पोटैटो, लेकिन आपने बोला 1 kg पोटैटो दे दो, तो क्या होगा, वो आराम से समझ जाएगा 1 kg पोटैटो आराम से वो वे करके आपको दे देगा, ठीक है। तो बिना यूनिट के जो है हम किसी भी चीज को का मेजरमेंट नहीं बता सकते। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, जैसे लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। अब यहाँ पे देखिए 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, और ये cm यानी सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी जो 1 सेंटीमीटर है वो 10, उसके नीचे छोटे छोटे 10 डिविजन होते हैं। देखिए जैसे कि मेरे पास एक स्केल है, ये सेंटीमीटर में स्केल है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के बीच में आप इसको देखना, आप काउंट करना, 10 छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, तो ये क्या है,
1 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। ओके, समझ में आ गया? मतलब 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर से बना है? 10 मिलीमीटर। ओके, एक तरह से ये मेरे 30 सेंटीमीटर की पूरी एक लाइन है। ओके, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। जो किलोमीटर होता है इट इज लार्जर यूनिट ऑफ लैंड। किलोमीटर जो है लैंड की सबसे बड़ी यूनिट है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से जयपुर कितना दूर है, तो उसके अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, बहुत दूर हो गया ना वो, तो वो हम किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, तो सबसे लार्जर यूनिट क्या होती है हमारी? किलोमीटर। उसके बाद में मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड। लैंड का करेक्ट मेजरमेंट कैसे होता है? वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस। लैंड को मेजर करने के लिए हम बहुत अलग अलग डिवाइसेस को यूज में लेते हैं। जैसे मीटर स्केल को मेजरिंग लैंड। लैंड को मेजर करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? मीटर स्केल। जैसे कि मैं आपसे बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। अगर मैं यूं कहूं कि अगर आपको इस स्क्वायर का जो है क्या करना है, आपको इस स्क्वायर का लेंथ मेजर करनी है, तो वो कैसे होगा? आप सबसे पहले तो आपको, जैसे हमारी स्केल है, स्केल क्या है? एक हमारा मेजरिंग डिवाइस है, तो इसको सबसे पहले काम में लेना भी आना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, तो यहाँ से हम इस पॉइंट को रखेंगे। देखिए आप जरा ध्यान से, जैसे यहाँ से मुझे ये मेंशन करना है, जैसे मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी। अगर मुझे ए बी वाली साइड को मेजर करना है, तो मुझे क्या करना होगा? जो स्टार्टिंग पॉइंट है 1 से पहले वाली जो आपको लंबी सी लाइन नजर आ रही है, उसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे और फिर हम यहाँ पे इसको रखेंगे। अब आप देख रहे हैं ये कितना है, ये पॉइंट कहाँ पे खत्म हो रहा है? हमारा ये पॉइंट खत्म हो रहा है 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से हम इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी, जैसे कि आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो ये भी हमारा कितना हो गया है? 20 सेंटीमीटर। इसको हम सी और इसको हम डी नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से अभी अगर हम मेजर करते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम मेजर करते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रखना है और इस तरह से, तो ये भी हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्केल को हमें काम में लेना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेलर यूजेस फॉर टेप। आप देखते हैं हमारा इंच टेप होता है अपने पास में, तो इंच टेप टेलर जो है कपड़े को यूज में मेजर करने के लिए, है ना, किसका यूज में लेता है? इंच टेप का। आपको पता है, जैसे कि आप कभी गए हो अपना कुछ स्टिचिंग करवाने के लिए, तो वो आपका मेजरमेंट लेता है, तो कैसे लेता है? इंच टेप से लेते हैं। क्यों लेते हैं टेलर इंच टेप क्यों लेते हैं काम में? अगर उन्हें यहाँ का साइज लेना है, तब यहाँ पे जो है ये पूरे का साइज लेना है। ठीक है, तो ये स्केल पे ऐसे राउंड नहीं हो पाएगी ना, नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्टिफ है, ये तो एकदम स्ट्रेट है, लेकिन इंच टेप जो होता है वो हमारा राउंड हो सकता है, इसलिए इंच टेप की मदद से वो मेजरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ क्लॉथ मर्चेंट यूज अ मीटर रोल। क्लॉथ मर्चेंट यानी जो कपड़े के व्यापारी हैं, वो उनके बहुत बड़े बड़े कपड़े के थान होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मीटर रोल होती है, उसको काम में लेते हैं। ठीक है, फिर आता है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब देखिए बच्चों क्या होता है, ये जैसे कि स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन को मेजर करने के लिए हमने ये स्केल को ले ली, लेकिन अब अगर मुझे इसको मेजर करनी कि कितने सेंटीमीटर की है, तो मैं कैसे करूंगी? इस तरह से तो नहीं कर पाऊंगी ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक थ्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये डोरी ली है, अब हमें इसको कैसे मेजर करना है वो देखेंगे। इधर देखिए, जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, यहाँ से स्टार्ट किया, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? इसको एक नोट बना लूंगी, ताकि मेरा स्लिप ना हो जाए कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था। ओके, अब मैंने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, अब मैं इसको धीरे धीरे एक तरह से रखूंगी। ओके, एक तरह से जब मैं इसको रखूंगी, आप देख पा रहे हैं यहां तक मेरा आके ये खत्म हुआ है। ठीक है, अब मेरा कहीं ये स्लिप ना हो जाए, तो मैं क्या करूंगी? इसको भी जो है नोट बना लूंगी। ओके,
अब ये हमारा एकदम स्ट्रेट हो गया। अब हमें जो है इसको जो है स्केल से मेजर कर लेंगे। ओके, इधर देखिए, जैसे हमने स्केल को यूं रखा और हमने इसको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे हम इसको, और ये हमारा हो गया कितना आया, ये हमारे 22 पे आया है। इट मीन्स ये हमारा 22 सेंटीमीटर हो गया। मतलब एक कर्व लाइन जो है कितनी लेंथ है इसकी, 22 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिए, इसके आगे का हम टॉपिक आगे कवर करते हैं। ओके ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। इट मीन्स आप देखते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी थिंग्स जो है मूव कर रही होती है ना। जैसे कि हम देखते हैं जो ब्रांचेस है ट्री की वो मूव कर रही होती है, बर्ड्स है जो फ्लाई कर रहे होते हैं, है ना, आर्ट है वो मूव कर रही होती है, हम खुद एक मूव कर रहे होते हैं। अभी जैसे मैं इधर उधर चल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मूव कर रही हूँ, है ना। इस तरह से हम देखते हैं हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है वो मूव कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो मूव कर रही होती है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही होती है। तो अगर अभी मैं बिल्कुल इस तरह से रहूं आपके सामने, तो आप क्या मुझे कौन से उसमें बोलोगे पोजीशन में, मूव में? क्या मैं मूव कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैं कौन सी पोजीशन में हूँ? एक ही पोजीशन और बचती है हमारी, रेस्ट। इट मीन्स क्या है बच्चों, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट दो पोजीशन में पाया जा सकता है, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन में होगा। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा, मैंने डेफिनेशन लिखी उसको पहले हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ओके, रेस्ट, an object is said to be at rest if its position does not change with respect to its time. It means अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके टाइम के साथ साथ में उसके पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। मतलब हम वो बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा हाउस, यानी आपका घर। क्या आपका घर की जो है पोजीशन चेंज होती रहती क्या? नहीं। अगर आपने घर में टेबल आपने रखी है या स्कूल में आपकी टेबल रखी हुई होती है, अगर जब तक उस टेबल को हम हिलाएंगे नहीं, उस टेबल को दूसरी जगह पे एक जगह पे दूसरी जगह तक नहीं रखेंगे, तब तक वो वही रहेगी। चाहे आप 1 महीना ले लो, चाहे आप 2 महीने ले लो, चाहे कितना ही टाइम ले लो, वो वहीं पे ही रहेगी। मतलब क्या है, उसको अपनी पोजीशन को चेंज करवाने के लिए हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ता है। तो इट मीन्स क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट क्या कहला रहे हैं, रेस्ट पोजीशन में। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है मोशन। मोशन क्या होता है, an object is said to be in motion when it changes its motion position with respect to its time। देखो दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, बस यहाँ पर आएगा does not और यहाँ पर आ गया है motion when it changes its position। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पोजीशन में क्या कब कहलाएगा, कि जब वो टाइम के साथ साथ में मूव कर रहा है ना। अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे साथ बोलने में क्या टाइम कैलकुलेट नहीं हो रहा है? क्या टाइम रुका हुआ है? नहीं, टाइम तो कभी नहीं रुकता, टाइम हमेशा चलता रहता है ना। अभी आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो आपके सेकंड का जो टाइम है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, यानी टाइम चल रहा है। टाइम के साथ साथ में मैं कुछ ना कुछ हरकत कर रही हूँ, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ओके, ठीक है। जैसे क्या मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, फ्लाइंग बर्ड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है वो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेस मैंने यहाँ पे अभी एक एग्जाम्पल लिखा है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसके नीचे और भी एग्जाम्पल लिखे, आपकी बुक्स में और भी एग्जाम्पल है, सारे मैं ही लिख दूंगी, तो आप सर्च करने की मेहनत कैसे करोगे? तो आप खुद एक बार बुक में चैप्टर को साथ में रखोगे, उसको रीड आउट करोगे, उसमें और भी जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आप इसके अंदर लिखोगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मोशन। अब मोशन आप देखिए कि जैसे अगर हम देखते हैं हैंड्स ऑफ क्लॉक, वो अलग तरीके से मूव करती हैं। आंट का मोशन देखें तो वो इस तरह से मूव कर रही होती है। इनफैक्ट का मोशन देखें तो कभी यूं जाता है, कभी यूं जाता है ना। ट्रेन का मोशन देखें तो बिल्कुल सीधी लाइन में जाती है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं अलग अलग तरीके से मोशन होता है। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग तरीके के मोशन है, तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मोशन देख रहे हैं, यानी मोशन कितने प्रकार का है। वैसे मोशन के और भी बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन आपके बुक में 4 टाइप्स भी दिए हुए हैं, तो मैंने भी आपको 4 टाइप्स भी लिखवाए हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारा फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं,
रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, आप देख रहे हैं जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है वो मैंने सारी डेफिनेशंस लिखी है, ब्लू मार्कर से जो लिखा है मैंने इनके सारे एग्जांपल लिखे और नीचे छोटे छोटे से मैंने इनके डायग्राम भी बनाए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, आपको बहुत आसानी होगी। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन दिस मोशन if it moves along a straight line in only one direction। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर हम उसे स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल है मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन अ परेड। आप देखते हैं आपके स्कूल में परेड होती है, परेड के अंदर जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर वो मार्च पास्ट कर रहे होते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, फॉलिंग ऑफ ए स्टोन। जब आप किसी स्टोन को जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं या आप ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो आप देखते हैं बिल्कुल सीधा ऊपर एक ही लाइन में जाता है, एक ही डायरेक्शन में, फिर लौट के आता है तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में। तो ऐसा जो मोशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम से समझ में आ रहा होगा, ये सर्कल में मोशन हो रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन दिस मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि आप देखते हैं मैंने यहाँ पे क्लॉक का ये बनाया है कि जैसे देखिए बिल्कुल जो है एक फिक्स्ड पॉइंट पे ये हमारे हैंड्स है और इस तरह से मूव करती जा रही करती जा रही करती जा रही है ना। जैसे एक और अपन देखते हैं कि कभी कभी हम किसी थ्रेड से कोई स्टोन को बांध लेते हैं और इसको यूं लेके हम यूं घुमाते हैं, तो हमारा जो हाथ में ये जो हमारा हाथ में जो थ्रेड है वो हो गया उसका फिक्स पॉइंट। यहाँ से अगर मान लो थ्रेड इतना दूर है तो अगर जो ये स्टोन है वो पूरे डायरेक्शन में जो एक ही डिस्टेंस से होके जाएगा, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। आप भी एग्जांपल जब एग्जाम में ऐसे एग्जांपल लिखेंगे तो उसके नीचे छोटा सा यहाँ पे पिक्चर भी बना सकते हैं, अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट आता है पीरियोडिक मोशन। क्या होता है ये, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन पीरियोडिक मोशन इफ इट रिपीट्स द मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी वो मोशन जिसके अंदर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वो मोशन वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट होता जा रहा है, उस मोशन को अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लिखा मैंने पेंडुलम। आप देख रहे हैं पेंडुलम क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो ये पेंडुलम का नोब है, यूं इस तरह से है, तो अगर यूं जैसे तो यूं जाएगा, फिर वापस यूं आएगा, फिर वापस यूं जाएगा, फिर ये आया, फिर यूं आया, फिर इस तरह से और यूं, इस तरह से मूव करता रहता है ना। तो ऐसा नहीं है कि इधर ये गया तो बहुत ऊंचा चला गया और इसने इधर जाने में 4 सेकंड ले लिए, फिर इधर ये इतना से ही गया 1 सेकंड में आगे, ऐसा नहीं होता है। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, अगर 2 सेकंड इधर गया तो 2 सेकंड इधर जाएगा, 2 सेकंड इधर गया तो 2 सेकंड ही इधर जाएगा। इस तरह से जो रिपीट होता रहता है, इस तरह के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल है अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। अपन देखते हैं ट्रीज की जो ब्रांचेस होती है वो इस तरह से हिलती रहती है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। इस तरीके के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, देखते हैं हम क्या है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स मूविंग बाय डिफरेंट डिस्टेंस अबाउट एन एक्सिस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जिसके अंदर क्या होता है, वो लगता तो हमें सर्कुलर मोशन जैसा ही है, लेकिन आप इसमें देखिए इसमें जो डिस्टेंस वो अलग अलग नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है अलग अलग डिस्टेंस पे वो जो है वो रोटेट कर रहा होता है, उसे अपन बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि रोलिंग ऑफ बॉल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर बॉल जा रही है, कैसे जा रही है, बिल्कुल रोटेट होते हुए और इंटरवल ऑफ टाइम। यानी जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये इस जैसे ये वाला पॉइंट अभी यहाँ है तो एक मतलब एक्यूरेट इंटरवल ऑफ टाइम पे वापस ही आएगा। इस तरह से ये जो मोशन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रोलिंग बॉल ऑन द ग्राउंड, ये सारे एग्जाम्पल वगैरह आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, एक एक दोनों एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं,
लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आपको और भी एग्जाम्पल आपके बुक में मिलते हैं, आप पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। तो आपको इसके नीचे लिखने हैं, ये पूरा एक चार्ट के अंदर मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, ताकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। ये जो डेफिनेशन है आपके बुक में नहीं है, मैंने अलग से लिखवाई है, ताकि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, तो आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं इसी के साथ में कुछ मोशंस बहुत ही स्लो होते हैं, है ना, कुछ मोशन बहुत ही फास्ट होते हैं। जैसे स्लो मोशन का भी एग्जांपल है, फास्ट मोशन का भी एग्जांपल है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो हमारा फास्ट मोशन है ना। इस तरीके के मोशंस भी हमारे लाइफ के अंदर हम हमारे चारों तरफ देखते हैं। ओके बच्चों, तो जैसा हम देखते हैं हमारा जो अर्थ है वो हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व जो करता है वो मोशन कैसा है, हमारा स्लो मोशन, उसको भी हम कह सकते हैं। ये जो हमारा रोटेशनल मोशन है बच्चों, उसको हम रेक्टिलिनियम, ये जो एग्जांपल है रोलिंग ऑफ बॉल ऑन द ग्राउंड, ये जो एग्जांपल है वो रोटेटरी मोशन के साथ साथ में रेक्टिलिनियम मोशन भी शो करता है। क्यों? क्योंकि उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ पे समझ में आया होगा, ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ अलग ढंग से ऐसा लगा होगा कि हाँ कुछ हमें अलग नया इजी वे लगा है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं आप उन्हें सबको शेयर करिए, लिंक सबको बताइए, ठीक है, कि अगर उन्हें ये पॉइंट समझ, पहले तो आपको अपने स्कूल में ही समझना है, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप इस चैनल की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, और साथ में आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके, वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।